नमस्कार। SNTGS पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 30 इंडियन इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुए हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप SNTGS पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें तथा अंत तक इसे देखें। अंत में एक प्रश्न है जिसका जवाब भी देने की कोशिश कीजिए। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न। जैसे भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप कौन सा है? भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप कौन सा है? कीमत में सामान्य वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सही जवाब होगा थोक मूल्य सूचकांक, यानी कि इसको हम WPI बोलते हैं, जो होल प्राइस इंडेक्स भी इसको कहते हैं। और ये थोक मूल्य सूचकांक जो है भारत में सबसे लोकप्रिय है। वैसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी है और इस तरह से इसको भी मापा जाता है, लेकिन इनका प्रयोग हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं करता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, निर्यात आयात बैंकों को, राज्य भूमि विकास बैंकों को। तो जो नाबार्ड है, जिसको हम आगे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, NABARD नाबार्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को देता है, क्षेत्रीय ग्रामीण को बैंकों को देता है, राज्य भूमि विकास, लेकिन निर्यात आयात बैंकों को यह नहीं देता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है बृहद मुद्रा बटे आधार मुद्रा, आरक्षित मुद्रा बटे आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा, यानी कि जो मुद्रा गुणक होता है वह इसको बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा के रूप में कहा जाता है। बृहद मुद्रा जिसको M3 कहा जाता है, यानी कि M3/M0 इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर MM जिसको कहेंगे। निक्की क्या है? जापान का विदेशी विनिमय बाजार, देश के योजना आयोग का जापानी नाम, जापान केंद्रीय बैंक का नाम, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। तो निक्की जो है एक प्रकार से टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, वहां का। टोक्यो का मतलब जापान का। विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो जो विदेश में पहली जो शाखा खोली गई थी वह बैंक ऑफ इंडिया की खोली गई थी। निम्न विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? विदेशी बैंकों का भारत में जो कार्य कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। सिटी बैंक, BNP पार्विस पारिबस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो ब्रिटेन की है, HSBC। तो इसका सही जवाब होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है भारत में सर्वाधिक ऑपरेटिंग करती है। शब्द जो बुल एंड बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? विदेशी व्यापार से, बैंकिंग से, शेयर बाजार से, वस्तु निर्माण से। तो बुल्स एंड बियर्स जो होते हैं वह होते हैं शेयर बाजार में। इसको तेजड़िया और मंदड़िया भी कहते हैं, जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, निर्यात व्यापार के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो नाबार्ड जो अभी हम लोग चर्चा किए, यह एक्चुअली किसके लिए प्रदान करता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। यह महत्वपूर्ण है। हिल्टन यंग कमीशन किस बैंक की स्थापना से संबंधित है? हिल्टन यंग कमीशन जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित है, जो भारत में स्थापित किया था 1935 में। गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप किस बैंक को, गोरवाला समिति की बात हो रही है यहाँ पे, किस बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
तो सही जवाब हो जाएगा इसका भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम एसबीआई कहते हैं। एसबीआई की स्थापना इंपीरियल बैंक को तीन बैंक इंपीरियल बैंकों को मिला करके किया गया था और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक का जो ओपन मार्केट सिस्टम है, खुले बाजार की क्रिया जिसको कहा जाता है, वह एक्चुअली होता है शेयरों का क्रय विक्रय या सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय। सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्रतिभूति, प्रतिभूति का जो क्रय विक्रय किया जाता है, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट्स ऑपरेशन। निम्न में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? तिजड़िया, मंदड़िया, दलाल, स्टेम। तो यहाँ अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, बुल्स, इसको बियर्स और दलाल जो होते हैं, ये एक्चुअली सटोरी का काम नहीं करते हैं। ये केवल हमारे जो हम खरीदते हैं शेयर, उसके उसको कमीशन मतलब वो शेयरों का खरीद फरोख्त करते हैं, खरीद फरोख्त करने में सहायता करते हैं। जबकि स्टेम भी एक शेयर बाजार का जो है सटोरी होता है, जो मतलब उससे बाजार का बढ़ने और चढ़ने से संबंध रखता है। तंजड़िया ये न्यूट्रल होते हैं, इसका इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, साख निर्माण के रूप में, मौद्रिक नीति निर्माण के रूप में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं बताना है आपको, तो नियंत्रण करता ही है, बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य करता है, साख निर्माण के रूप में ये नहीं करता है, साख निर्माण के रूप में नहीं करता है, मौद्रिक नीति के निर्माण के रूप में कार्य करता है। तो ये सही इसका जवाब हो गया, साख निर्माण के रूप में यह कार्य नहीं करता है, बल्कि यह साख नियंत्रण के साख निर्माण के रूप में कौन काम करता है? तो व्यापारिक बैंक काम करते हैं, व्यापारिक बैंक काम करते हैं, जबकि रिजर्व बैंक इसको नियंत्रण का काम करता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सभी। तो ये सभी जो है आपके भारत में क्रेडिट रेटिंग का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों को साख, जनता की जमा या डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों की मांग जमा। इसको हम उद्योगों का डिपॉजिट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बताना है आपको? वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति एसेट्स बताने हैं कि कौन है। तो किसानों की को जो साख देता है, यह वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया जाता है। सही है, यही सही है। जनता की जमा जो होती है, इनको लायबिलिटी होती है, यह परिसंपत्ति इनकी नहीं हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक से जो ऋण लेंगे, इनको भी वापस करना हो, ये भी लायबिलिटी शो करता है। उद्योग की भी मांग जमा को कभी वापस करना पड़ेगा, यानी ये तीनों जो है, ये इनकी देनदारियां होती हैं, देनदारियां हैं, लायबिलिटियां हैं। इसलिए यह इनकी परिसंपत्ति न होकर के क्या होगी? किसानों को जो साख होगा, क्योंकि उनको वापस होगा ब्याज सहित, इसलिए इसको हम वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति कह सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तथा नगद कोष अनुपात सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? यानी कि एसएलआर और जो सीआरआर है, वह जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं, यानी कि 1991 से, तो तब से एसएलआर और सीआरआर पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन एक है, एसएलआर तथा सीआर दोनों में वृद्धि की गई, एसएलआर में कमी जबकि सीआरआर को बढ़ाया गया, एसएलआर में वृद्धि जबकि सीआरआर को कमी की गई, और दोनों एसएलआर तथा सीआरआर में कमी की गई। तो इसका सही जवाब जो होगा, हालांकि स्थायी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें 1991 से आज तक की बात करें, तो ये हमारा होगा दोनों में कमी हुई है, क्योंकि सीआरआर को भी एसएलआर को भी कम किया गया है, एसएलआर को भी डाउन किया गया है, और सीआरआर को भी डाउन किया गया है।
और क्योंकि यहाँ पर सस्ती मुद्रा नीति के कारण सस्ती मुद्रा नीति अपनाई गई ताकि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण हो सके, निजी लोगों को जो हमारे अन्य जो बचत हैं जो अनुपयुक्त हैं या कोई भी उत्पादक कार्य में नहीं लगे हुए हैं, उससे जो है हमारी जो मुद्राएं हैं वह कार्यशील हो सके, इसलिए एसएलआर और सीआरआर को कम करके साख निर्माण को बढ़ावा दिया गया। और इस प्रकार से इसका सही जवाब जो होगा वह होगा डी ऑप्शन। गिल्ड एज्ड, गिल्ट एज्ड संबंधित है, गिल्ट एज्ड संबंधित है धातुओं व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सराफा व्यापार से। तो गिल्ट एज्ड जो होता है वह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से होता है, यानी जहां सरकारी प्रतिभूति सिक्योरिटी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको कहते हैं गिल्ट एज्ड। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है? यानी कि थोड़ा सा यह सैद्धांतिक प्रश्न हो गया। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछते हैं लोग टीजीटी पीजीटी या अन्य जगह पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा वो मार्शल। मार्शल ने मुद्रा के बारे में कहा था कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर जो है समस्त अर्थ विज्ञान जो है चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? मांग जमाएं, सावधि जमाएं, अंतर बैंकिंग देनदारियां, अन्य उधार ली गई राशियां। तो जो व्यापारिक बैंकों की जो देनदारियां होती है, लाइबिलिटी है, वह इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज्यादा जो लेन देन जो देना पड़ता है उसमें होता है सावधि, जिसको हम एफडी के रूप में भी कह सकते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं। इस पे ब्याज चूंकि ज्यादा देना पड़ता है इनको, इसलिए इनकी लाइबिलिटी अधिक होती है। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, इन सभी से। तो जो पूंजी बाजार होता है एक्चुअली यह दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है और इसको हम शेयर बाजार कर सकते हैं। मुद्रा बाजार से नहीं होगा, वस्तु बाजार से नहीं होगा। बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या क्या है? बीएसई यानी कि बीएसई नाम सुने होंगे आप लोग, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह एक्चुअली इसमें जो है 30, 100, 50 और 150 कितनी से माने कंपनियां इसमें सूचीबद्ध होती हैं? तो इसमें टोटल जो है 30 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं। ध्यान देना है, नाम 30 है, इसमें कंपनियां 30 ही ऊपर की जो महत्वपूर्ण जो होती हैं स्थायी होती हैं, उनके जो एसेट्स होते हैं बहुत काफी होते हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य होंगे लेकिन अनुषंगी होंगे, उसके प्रमुख नहीं होंगे। मुद्रा का सामान्य अर्थ है, मुद्रा का सामान्य अर्थ है करेंसी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां, करेंसी तथा बैंकों की संपूर्ण जमा राशियां, संपूर्ण चल निधि। तो मुद्रा का जो सामान्य अर्थ होता है वह करेंसी तो होता ही है, तो इसमें मांग जमा और बैंकों की संपूर्ण जमा राशियां। ठीक है, यहाँ संपूर्ण की वजह से ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां को ही सामान्य रूप से हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। सही कथन क्या है? मुद्रा का विधिग्राह्य होना अनिवार्य है, बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है, बैंकों की मियादी जमा राशियां भी मुद्रा है, सभी मुद्रा को करेंसी कहा जाता है। तो वर्तमान में सभी विधिग्राह्य जरूरी नहीं है, मुद्रा के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो हम प्रयोग में कर सकते हैं। बैंकों की जो मांग जमा राशियां होती हैं इसे हम मुद्रा मानते हैं। यहाँ पे संपूर्ण था, इस ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कंफ्यूजन रखिएगा।
यहाँ बैंकों का संपूर्ण जमा राशि होने की वजह से इसको हटाया गया। यहाँ केवल मांग जमा की बात कर रहा है, इसलिए यह मुद्रा का एक रूप हो सकता है। बैंकों की मियादी जमा राशि तो एकदम नहीं होती है, मियादी मतलब टाइम डिपॉजिट की बात हो रही है, यह मुद्रा का रूप नहीं होती है। और सभी मुद्रा को हम करेंसी नहीं करते हैं, जैसे नियर मनी होती है, चेक को भी हम मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। करेंसी केवल जो नोट वगैरह जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं, जिसको हम क्रय विक्रय करते हैं सीधे, उसको ही हम करेंसी के रूप में कहते हैं। भारत में नगद कोष अनुपात सीआरआर में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह साख सृजन में वृद्धि करता है, यह साख सृजन को कम करता है, यह साख को प्रभावित नहीं करता है, यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। तो जो कौन सा कथन सत्य है, सीआरआर में अगर वृद्धि कर दिया जाएगा तो कौन सा कथन सत्य है? तो यह साख सृजन को कम करता है, साख सृजन में वृद्धि करता है, साख को प्रभावित नहीं करता है, और यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। तो सीआरआर में जो वृद्धि मानी जाएगी, एक ऑप्शन थोड़ा सा ये भी सही है अपेक्षाकृत, मौद्रिक नीति जो उदार मौद्रिक नीति रहती है उसका भी आधार होता है, लेकिन इस मौद्रिक नीति में ब्याज दर का मेन होता है। यहाँ कोष ये जो है नगद कोष की बात हो रही है, तो यह जो होता है अगर इसमें वृद्धि कर दिया जाएगा तो यह साख सृजन को क्या कर देगा, कम कर देगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। सॉरी, ये मौद्रिक नहीं होगा, वृद्धि की बात हो रही है तो मौद्रिक नीति को नहीं, उदार नहीं, बल्कि यह कठोर मौद्रिक नीति को कहा जाएगा। अगर इसको कमी की जाती है तो औदार मौद्रिक नीति हो जाता है। इस प्रकार से वह यह जो है साख मुद्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी साख नियंत्रण अगर करना होता है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। भारत के दिनों में सॉरी हाल के दिनों में रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले रिकॉर्ड कमजोर हुआ है? येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और डॉलर। तो सही जवाब होगा डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। तो यह जो है कौन सा कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को करता ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करता है, ये भी सही है, अनुसूचित व्यापार का पूरक के रूप में भी काम करता है, ये सही नहीं है, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ये नहीं करता है। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंक के क्षेत्र से, भारी उद्योग के विकास से, बीमा के क्षेत्र से, ऑप्शन ए और सी। तो सही जवाब है बैंक क्षेत्र के सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? वर्ष 1956, वर्ष 1959, वर्ष 1969 में, वर्ष 1971 में। तो इसका सही जवाब होगा 14, जो पहली बार किया गया था राष्ट्रीयकरण व्यापारिक बैंकों का, यहाँ व्यापारिक बैंकों की बात हो रही है, तो ये सही जवाब होगा 1969 को। यानी कि सबसे जो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले किया गया था, जबकि दूसरी बार जब किया गया था तो 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का किया गया था। इस प्रकार से कुल टोटल जो है 20 व्यापारिक बैंक थे, लेकिन वर्तमान में व्यापारिक बैंकों की संख्या घटी है क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, और वर्तमान में कुल जो है 2023 की बात करें तो कुल जो है 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो काम कर रही हैं, और बहुत सारे बैंकों को विलय एक साथ कर दिया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। थोक कीमत सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार निम्न में से किसको दिया जाता है? खाद्य पदार्थ क्षेत्र को, गैर खाद्य क्षेत्र को,
ईंधन, पावर, लाइट और लुब्रिकेंट को, विनिर्मित वस्तुओं को। तो जो सबसे अधिक भार वेटेज जो दिया जाता है, जिसके बढ़ने घटने से मुद्रास्फीति पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वह है विनिर्मित वस्तुओं से। विनिर्मित वस्तुओं का भार इसमें अधिक होता है। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी रामकृष्ण, सी रंगराजन, अरुण जेटली, मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो जो विनिवेश नीति जो अपनाई गई थी 1996 में, सबसे पहले इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वह श्री जीवी रामकृष्ण थे। और इस प्रकार से सुपर 30 प्रश्नों को हमने देखा। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। इसको आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।